हेलो एंड नमस्कार, मैं भवानी शर्मा दीक्षा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और मैं आज फिर लेकर के आया हूं संविधान का प्रस्तावना। आप थोड़ा बैक जाके मेरा संविधान का जो वीडियो पढ़ा है थोड़ा देख लीजिए। वहां हमने कहां तक पढ़ाया था? संविधान सभा का वीडियो 1 डाला था और संविधान सभा का वीडियो 2 डाला था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो चलिए, समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। चलिए, प्रस्तावना पढ़ने से पहले थोड़ा उसका पृष्ठभूमि समझना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर में ये प्रस्तावना आया कहाँ, विचार किसका था, पारित कब हुआ, ये सारा चीज़ हम थोड़ा जानेंगे। थोड़ा मेरा पहला वीडियो याद करिए, उसमें हम आपको संविधान सभा का तीसरा बैठक बताए होंगे, 3rd बैठक कब हुआ था बाबू, थोड़ा बता दीजिए तो जल्दी फटाक से। ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। और इस दिन बताए थे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। क्या कार्य हुआ था? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा बाबू? एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, पहले ये जान लीजिए। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान किन किन बातों को लेकर के लिखा जाएगा। इस संविधान जो हम लिख रहे हैं, उस संविधान के तहत जो सरकार बनेगी उसकी प्रकृति कैसे होगी, व्यक्तियों को कितने प्रकार के न्याय दिए जाएंगे, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी, ये सारा बात कहाँ था? ये उस उद्देश्य प्रस्ताव में था जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। लेकिन एक बात जानिए, इस दिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। ये पारित कब हुआ बाबू? ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाबू आगे चल करके हमारे संविधान का प्रस्तावना का रूप लिया, जिसे उद्देशिका कहा गया है, प्रस्तावना कहा गया है। ठीक है, इतना समझ में आपको आया? चलिए अब चलते हैं प्रस्तावना है। देखिए, ये है आपका प्रस्तावना। आप लोग बहुत सारे एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे, मैथ का, इंग्लिश का, तो उसमें ये सारा चीज़ दिया रहता है उद्देश्य का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना क्या है? देखिए प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है। लिखा है, हम भारत के लोग, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर हमारी संविधान सभा में आज ये तारीख देखिए 26 नवंबर 1949 के दिन एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ये है आपकी प्रस्तावना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई किताब खरीदते हैं, तो किताब के पहले पेज पर क्या रहता है? उस किताब का प्रीफेस दिया रहता है या लिखा रहता है कि लेखक की कलम से। तो उस पहला पेजवा पर जो लिखा रहता है तो क्या रहता है? उस किताब में सारी बातें जो लिखी है उसका एक निचोड़ रहता है कि इस चीज़ों को ध्यान में रख कर किताब लिखा गया है। तो वही हमारा क्या है? संविधान एक क्या है? कानून का या अधिकारों का या अनुच्छेदों का एक दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य का क्या है? एक क्या है? तो क्या है आपका? उस किताब का प्रीफेस है। इतना समझ में आ गया? चलिए चलते हैं। देखिए, पहले पढ़ते हैं हम भारत के लोग।
ठीक है। देखिए पूछता है भारत में सर्वोच्च कौन है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले सर्वोच्चता के प्रायोरिटी किसे देंगे, भारत की जनता यानी कि भारत के लोग, भारत के लोग प्रायोरिटी किसे देंगे, भारत के लोग को, भारत के लोगों को हम प्रायोरिटी देंगे। दूसरे नंबर पे क्या रखेंगे, सेकेंड नंबर पे रखेंगे संविधान को। संविधान क्या है, सर्वोच्च है। आखिर में संविधान किसने लिखा है, हम ही लोग के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि वही तो लिखे हैं। तो कौन थे, हम भारत के लोग यानी कि खुद जनता, अर्थात जनता ने क्या किया, इस संविधान का निर्माण किया है। तो भारत में सर्वोच्च कौन है, फर्स्ट पे मारिएगा भारत के लोग, दूसरे पे मारिएगा संविधान, तीसरे पे क्या मारिएगा, राष्ट्रपति। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे, एग्जाम में पूछ दे कि भारत में सर्वोच्च कौन है, अगर ऑप्शन में दिया रहे भारत के लोग, दूसरा में दिया है संविधान, तीसरा में राष्ट्रपति, तो क्या मारिएगा, भारत के लोग। अगर भारत का लोग ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारिएगा, संविधान मारिएगा। अगर संविधान भी ऑप्शन में नहीं है तो राष्ट्रपति मारिएगा। ठीक है। देखिए एक बात आती है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बात सुन लीजिए, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, और संशोधन कौन था, 42वां संविधान संशोधन 1976। वो संशोधन कौन था सर, वो संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए थे, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। तीसरा क्या है, अखंडता, अखंडता। ठीक है। पूछता है एग्जाम में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द। इतना समझ में आया। चलिए अब प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सुनते हैं, क्या क्या शब्द उल्लेखित, उसका मतलब समझते हैं। पहले देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सर ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसको समझ लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, ठीक है। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सरकार बनेगी, इस संविधान के अनुसार जिस सरकार का गठन किया जाएगा वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी, या अपने फैसले लेने के लिए बाधित नहीं होगी, किसी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति के अधीन बाधित नहीं होगी। ये क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। दूसरा क्या होता है, समाजवादी। समाजवादी शब्द मतलब ये हो गया कि भारत की जितना भी अर्थव्यवस्था से संबंधित भौतिक संसाधन है उस पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा, और सरकार क्या करेगी, जनता के विकास के लिए उन संसाधनों का समुचित उपयोग करेगी, उसे कहेंगे समाजवादी। तीसरा क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत का यानी कि हमारे देश का यानी हमारे राष्ट्र का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, ठीक है। किसी एक धर्म की मान्यता यहाँ पे नहीं है, कोई विशेष धर्म हमारे देश का नहीं है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग समान हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा देश है वो धर्म विरोधी हो गया, धर्म विरोधी नहीं है, वो सभी लोगों सभी धर्मों को समान की दृष्टि से देखेगा, उसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। और क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए इसका तुलना हमें बहुत अच्छे देश से समझाएंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, देखिए लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। देखिए एक लेते हैं भारत, भारत में भी संसदीय की सरकार बनती है। दूसरा है ब्रिटेन, ले लेते हैं ब्रिटेन, वहाँ पे भी संसदीय प्रणाली चलती है, इतना तो मालूम है, ठीक है। देखिए भारत में क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है तथा गणतांत्रिक भी है, गणतंत्र भी है। यहाँ पे
देखिए लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि लोक का शासन यानी जनता का शासन, और जनता के शासन को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा सबसे अच्छा हमारा किसने दिया है, उसने दिया है आपके अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा में बताया है कि लोकतांत्रिक शासन ऐसा शासन है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता पर शासित शासन को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। इतना कन्फर्म हो गया। देखिए भारत में लोकतंत्र है, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बटन दबा करके मोदी जी को चुन देते हैं और चुन कर क्या सरकार बना देते हैं, तो क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया। लेकिन भारत क्या है, गणतंत्र भी है। हमारे देश के अध्यक्ष कौन है, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति जिस भी देश का निर्वाचित होता है वो क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। लेकिन ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, ब्रिटेन में वहाँ पे सरकार तो बनती है, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो क्या होता है, राजा एवं रानी होता है। तो यानी कि वहाँ के जो राष्ट्र का अध्यक्ष है उसका पद कैसा हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। वंशानुगत क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। यानी उस देश के राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, वहाँ का राजा रानी या उसके पोता पोती जो भी होते हैं क्या होते हैं, उस राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन तो लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आगे के लाइन में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। पूछता है कि भारत के संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, तो वो है आपका प्रस्तावना। और इसके अलावा एक और भाग है, वो है भाग 4। भाग 4 का आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि राज्य जो होगा अपने व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा। पूरा का पूरा संविधान में बाबू ना 2 ही जगह बस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा है। पहला उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में, और दूसरा भाग 4 में। भाग 4 में क्या है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। और इसी में एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 38, उसी में क्या कहा गया है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्याख्या का किया गया है। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो बाबू 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन बात की गई थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 5 प्रकार की। लेकिन वही मूल अधिकार में पढ़िएगा तो वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, मूल अधिकार में 6 प्रकार की दी गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं आगे, तो इसको इरेज कर लें। प्रस्तावना में कुछ खास नहीं है, कुछ मेन पॉइंट को थोड़ा आप देखिएगा जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रतिष्ठा अवसर की समानता की बात की गई है, एकता एक अखंडता की बात की गई है। और देखिए संविधान के लागू होने की तिथि कहाँ हमको मिलती है, तो प्रस्तावना में मिलती है। वो तिथि क्या है बाबू, 26 नवंबर 1949।
ठीक है। इस संविधान आपको बताए होंगे, जब हमारा भाग 1 दिखिएगा ना तो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाग 1 भाग 2 यानी कि संविधान सभा का भाग 1 और भाग 2 आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा, आप जा करके वीडियो को देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बाबू, अब हम क्या देखेंगे कि प्रस्तावना में अब तक कितना संशोधन किया गया है। तो एक बार संशोधन किया गया ये बता दिए। अब देखिए, अब थोड़ा इससे संबंधित कुछ केस है, पढ़ लेते हैं कि किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और किस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। ये सारा चीज़ जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम लोग मदन गोपाल, ठीक है, मदन गोपाल का केस, मदन गोपाल, ठीक है। मदन गोपाल का केस कब का है? 1957 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में वाद्य नहीं किया जा सकता है। मतलब कि प्रस्तावना के लिए, प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी गई हैं उसके खिलाफ आपके कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, इसमें फैसला दिया गया, ठीक है। अब दूसरा आते हैं आपका बेरुबारी का केस, बेरुबारी बनाम भारत संघ। ये कब का केस है सर? ये सर आपका केस है 1960 का, ठीक है। 1958 में नेहरू और नून समझौता हुआ था। उस समय 1958 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे कौन थे आपके? फिरोज शाह नून। 1958 में पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को क्या किए थे? प्रधानमंत्री ने क्या किया था? पश्चिम बंगाल की सरकार को बिना पूछे और बिना संविधान में संशोधन किए क्या किए थे? बांग्लादेश को दे दिए थे। इसी के लिए बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी, वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि हमारे अंतर क्षेत्र को ये बिना पूछे और किस हैसियत से और किस संविधान के अनुच्छेद के तहत इन्होंने दिया है। तो यही मामला कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसला आया 1960 में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस केस में क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केवल हमको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने हैं, ठीक है। तो उसके जवाब जानना, इस ज़्यादा चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं की, वही पढ़ेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिससे मेरा काम चल जाए, ठीक है। तो बेरुबारी बनाम भारत संघ मामला याद कर लीजिएगा, 1960 का मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे आपका हम, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आपका केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती। ये केरल के एक मठ था, इडनीर मठ, वहाँ के मठाधीश थे, उन्हीं का केस था, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ये कब का मामला है बाबू? 1973 का मामला है, ठीक है। इसका सुनवाई 68 दिनों तक इसका सुनवाई हुआ था, ठीक है। 13 जजों की बेंच बैठी थी और 7 और 6 से फैसला आया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस केस की अध्यक्षता, यानी कि जो बेंच बैठा था उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति कौन थे? न्यायमूर्ति SM सीकरी। न्यायमूर्ति यानी कि न्यायमूर्ति SM सीकरी। वन लाइनर है, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि केशवानंद भारती केस के मामले में फैसला किस न्यायाधीश ने दिया था? तो SM सीकरी ने, ठीक है। ये भी पूछ देता है कि अब तक के बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठे हैं उसमें सबसे अधिक कौन से न्यायाधीशों की बेंच बैठी है? तो यही 13 जजों की बेंच किस में बैठा था? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में। इसमें देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का
भाग है। और एक और बात कहा कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन करेगी जिससे कि संविधान का विस्तृतकरण हो, मजबूतीकरण हो। ऐसा नहीं कि ऐसा संशोधन कर दे जिससे कि संविधान हमारा कमजोर हो जाए। यानी कि क्या कहा, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं करेगी, ऐसा संशोधन करेगी जिससे कि हमारा संविधान का मजबूतीकरण होता हो। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, ठीक है। तभी तो 1976 में संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और उसमें 3 शब्द जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द। अब तक याद रखिएगा, अब तक मात्र एक ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इतना समझ में आ गया, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं है। कुछ पॉइंट है, थोड़ा याद रख लीजिए। देखिए, अभी हमने आपको प्रस्तावना पढ़ करके सुना, उसमें एक 3 शब्द आए होंगे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। इन तीनों न्याय को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो इन तीनों न्याय को 1917 के रूस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस के क्रांति से लिया गया है। रूस के क्रांति। अरे बाबू, रूस का क्रांति कब हुआ? 1917 में हुआ, ठीक है। रूस के क्रांति से लिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि ये बताइए कि प्रस्तावना में अभी हमको बताया है कि 5 प्रकार के न्याय दी गई है। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस देश के क्रांति से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपके फ्रांस के क्रांति से। अरे फ्रांस की क्रांतियाँ कब हुआ था बाबू? यह बताइए तो 1789 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं। 1789 से 1799 के बीच फ्रांस की क्रांति हुई थी। और उसी फ्रांस की क्रांति का क्या था? नारा क्या था? कि विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास का नारा था, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, प्रस्तावना से कैसे प्रश्न पूछेंगे, बनेंगे, ये थोड़ा देख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत कारगर होगा। क्या है कि ये पूछ देगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा देखिए। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, ठीक है। ये हो गया, ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू आपका? ये है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? किसे कहा है? देखिए बाबू, आपकी एक बात बता रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। एक बार पढ़िए, संविधान की आत्मा किसे कहा गया। दूसरा क्या है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया। तो जब भी केवल ये क्वेश्चन दे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो क्या मारिएगा? प्रस्तावना मारिएगा। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आप क्या मारिएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आपके मूल अधिकार के आर्टिकल 32 में आता है। जब आपको भाग 3 पढ़ाएंगे मूल अधिकार, उसमें 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद पढ़ाएंगे, तो उसी में एक अनुच्छेद आपको पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 32, जिसमें क्या लिखा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा करके क्या अपना उपचार करा सकता है। उपचार मतलब क्या? वही जो संवैधानिक रूप से जिस मूल अधिकार को उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उपचार देता है, टेबलेट देता है। वो क्या है? आर्टिकल 32 के तहत आता है। ठीक है, देखिए एक और कुछ बहुत अच्छा बात बता दे रहे हैं। देखिए संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये कहे थे आपके ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव। अब पूछिएगा सर ये कौन थे? तो बाबू ये आपके संविधान सभा के बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य थे। इन्होंने ही संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना का है। लेकिन जब भी भीमराव अम्बेडकर दे देना तो आप क्या मारिएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 मारिएगा। कोई डाउट? आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, जहाँ तक हो सकता हमने आपको कवर कराया। आप देखिएगा इससे बाहर आपका नहीं आएगा, विश्वास मान के चलिए। ठीक है, तो फिर से वही बात आपको दोहराएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, आपके नौकरी पाने की राह में ये क्या हो रहा है? एक साबित हो रहा है, एक अच्छा मार्गदर्शक बन रहा है, तो आप क्या करिए? दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या करिए? थोड़ा प्रोत्साहन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।